नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदद ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ कोई इतनी नेक नाम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी कोई एक अदारा जिस पर लोग उंगलियां उठाते हैं वो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। न सिर्फ अदालती निज़ाम बल्कि उनसे मुंसलिक वो तमाम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके बारे में भी लोग गुफ्तगू करते हैं। हमें ये दोनों चीज़ें विरसे में मिली थी जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को मिली थी, लेकिन भारत के जजों के फ़ैसले पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर बहैसियत मिसाल पेश किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का शायद ही कोई एक फ़ैसला ऐसा हो कि जिसको कहीं दुनिया में कहा जाए कि पाकिस्तान के फ़लाँ जज ने एक बहुत शानदार फ़ैसला किया था और उसको एक प्रेसिडेंट के तौर पर प्रिवी काउंसिल के अंदर या किसी तौर पे आप इवन भारत के अंदर, जैसे हमारे यहाँ भारत के फ़ैसले कोर्ट होते हैं या बरतानिया में या फ्रांस में किसी जगह कोर्ट, बल्कि हमारे यहाँ होता यह है कि पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ को जस्टिस मुनीर से लोग शुरू करते हैं और आज तक लेके आते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान में कंप्रोमाइज्ड जुडिशल सिस्टम है। जस्टिस मुनीर जिसने इस सारे के सारे अदालती तसव्वुर की कि किस तरह अदालतों को झुक जाना चाहिए वक्त के डिक्टेटर आम लोग सामने, उसकी बुनियाद रखे। लाहौर शहर में उसकी औलाद बहुत बड़ा कारोबार करती है, उनके पोतों को बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन को एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जो फ़ख्र से जस्टिस मुनीर का नाम ले सके। जस्टिस अनवारुल हक की औलाद को कोई नहीं जानता। इसी तरह और बेशुमार जजेस जिन्होंने, इरशाद हसन खान साहब जिन्होंने उस वक़्त फ़ैसला किया उनके हक़ में, कोई नहीं जानता। और ये जो आज वक्त के अंदर इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, इनकी कुछ देर के लिए लोग उनकी तख्ती पढ़ते हैं और फिर उस पर भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम ही नहीं दिए कि जिसके बारे में कहा जाए कि इनकी आइंदा आने वाली तारीख़ इज़्ज़त करे। जैसे समदानी बड़े मुनहनी से आदमी थे, उन्होंने भुट्टो की ज़ियाउल हक के ज़माने में ज़मानत ली थी, आज तक लोग उसको याद रखते हैं। जस्टिस कियानी जो अयूब खान के मुकाबले में खड़े हुए थे, उन्होंने उस वक़्त फ़ैसले किए थे अयूब खान के खिलाफ, लोग उसे याद रखते हैं। जैसे दुराब पटेल लोग याद रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे जैसे कार्नेलियस लोग याद रखते हैं किसी न किसी हद तक। अगरचे कि कार्नेलियस बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे अयूब खान के ज़माने में, फिर भी उनकी 1954 का जो वो नोट है जो कि उन्होंने उस वक़्त गुलाम मोहम्मद की असम्बली के अंदर दे दिया था, उनका डिसेंट नोट जो था, मुख्तलाफी नोट जो था, वो उसको याद रखा जाता। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सेशन जज का फ़ैसला इतना मुतनाज़ हो जाए कि उसे तारीख़ याद रखे। मैं सिर्फ आज इसलिए बड़ी तफसील के साथ अपनी उस कानूनी जो इल्म है, अपने उस कानूनी इल्म के हवाले से जो मुख्तसर सा मेरे ज़हन में इस तोशाखाना केस के बारे में समझ आया है और जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि लोगों के सामने एक दफ़ा आम फहम ज़ुबान में इस बात को क्लियर किया जा सके। पाकिस्तान में होता ये है कि पहले मीडिया एक केस बनाता है और मीडिया एक आदमी को बदनाम करता है, उसको बदनाम करने के बाद उसका केस अदालत में जाता है, और जब वो अदालत उसके हक़ में फ़ैसला कर देती है तो कहते हैं कि नहीं, अदालत तो बिक गई, अदालत देखें मीडिया में ये आया था, ये आया था, ये क्यों नहीं हुआ। और अगर अदालत उसके मीडिया के मुताबिक फ़ैसला कर दे तो क्या ये तो होना था। इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के बारे में दो चीज़ें थीं जो मीडिया में बहुत ज़्यादा उछाल के दी जा रही थी, और मरीम नवाज़ के सारे चहेते एंकर्स जो थे इसके ऊपर गुफ्तगू करते थे। पहली चीज़ ये थी कि इमरान खान साहब ने जो तोशाखाना के तोहफे लिए हैं उन्होंने असल कीमत से कम कीमत पे लिए हैं और बाकायदा इस पर दबाव डाल के लोगों से वो कीमत का तयन करवाया गया। ये जी घर बुलाया जाता था, उसको बुलाया जाता था, इसको बुलाया जाता था। लेकिन जब केस अदालत में आया और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पेश की तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कोई एक सबूत लेके भी उनके सामने नहीं आया, क्योंकि सबूत मौजूद नहीं था, वरना तो केस उसी वक्त उड़ जाता। दूसरी ये थी कि इसकी घड़ी जो है एक दुबई में एक शख्स ने ख़रीदी,
फिर उसके बाद फ़लाँ ने भी इंटरव्यू लिया, फ़लाँ ने इंटरव्यू लिया। अगर वो इतने आपसे मोहब्बत करने वाले शख्स थे जो हर एक एंकर को इंटरव्यू भी देते फिरते थे, तो अदालत के सामने पेश होकर कहते कि ये मैंने घड़ी इतनी जो थी $2 मिलियन मैंने ख़रीदी थी, लेकिन केस के अंदर उनका भी तस्करा ख़त्म हो गया। गोया मीडिया के दोनों बड़े बुनियादी सवाल जो थे वो वहीं पर ख़त्म कर दिए गए। अब आते हैं कि केस के टेक्निकल, कि ये केस टेक्निकली किस तौर पर उस सेशन जज के पास क्या चलना चाहिए था और इसकी टेक्निकल वजूहात क्या हैं, फिर उसको मैं सब्सटेंस पे आऊँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई सेशन जज बराह रास्त किसी किस्म का मुकदमा नहीं सुन सकता जब तक कोई मैजिस्ट्रेट उसको इंक्वायरी करके ना भेजे। ये मेरे सामने सेक्शन 193 है तो पाकिस्तान की ज़ाब्ता फौजदारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। No court of session shall take cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless the case has been sent to it under section 190 subsection 2। ये है कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करके भेजेंगे, जनाब जज साहब ये मैंने इंक्वायरी कर लिया, ये केसेस काबिल है कि नहीं। आपने एक इलेक्शन कमीशन की एक सेक्रेटरी की दरख्वास्त के ऊपर आप केस सुन, पहला तो ये बात थी कि इसके ऊपर हाई कोर्ट खामोश रही, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, ये हम जब मैजिस्ट्रेट थे तो आके देखा करते थे, इंस्पेक्शन किया करते थे कि आउट ऑफ द लॉ बात तो नहीं कर ली, और लोगों को सस्पेंड कर दिया करते थे। कहाँ था चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और कहाँ था वो। दूसरी सबसे अहम तरीन इस केस की जो टेक्निकल सूरत हाल है वो ये है कि इस केस के अंदर जिस वक्त उन्होंने वो गवाह आ गए इलेक्शन कमीशन के, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे सफाई के कुछ गवाह भी देने चाहिए, आपको इजाज़त दी जाए। जिनमें से एक उन्होंने अपने सेक्रेटरी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो ब्रिगेडियर जब मेजर जनरल थे उनका नाम लिया, और 3 अगस्त को ये हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त थी और हाई कोर्ट ने इसको 1 हफ्ते की डेट दी और साथ ही अदालत को कहा सेशन जज के कि 4 अगस्त तक फैसला कर दें, और 4 अगस्त को फैसला हो गया। इसका मतलब ये था कि वो सज़ा हो गई, अब वो हाई कोर्ट की दरख्वास्त जो है इन्फ्रक्शस हो गई। तो गोया इससे बड़ा मज़ा खेज़ सूरत हाल नहीं है कि एक आदमी चाह रहा है कि मैं अपनी दिफा में कोई बात अपना बयान पेश करूं, उसको दिफा का मौका नहीं दिया जाए। लॉ का कानून है नो बॉडी इज शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं कि किसी शख्स का मौक़िफ़ सुने बगैर तुम फैसला नहीं करोगे। अब आते हैं केस क्या है जो इलेक्शन कमीशन ने उनके सामने रखा, और यकीनन इसके बाद आप खिलखिलाकर हंसेंगे और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम पर रोएंगे। 3 बुनियादी साल हैं जिनके बारे में कहा गया कि इसमें तोशाखाने के तहफ़ लिए। पहला साल है 2018-2019। इस 2018-2019 में कहा गया कि 5 करोड़ 80 लाख के तोहफे जो थे वो इमरान खान साहब ने लिए, जिसकी कीमत जो थी वो 2 करोड़ 10 लाख में ख़रीदे गए और 5 करोड़ 80 लाख में वो बेचे गए। और जज साहब कहते हैं कि आपने अपने बैंक में 3 करोड़ रुपये जमा कराए, ये बाकी 2 करोड़ 80 लाख किधर दे गए। ये 2 करोड़ 80 लाख आप मुझे बताइए कि क्या किसी शख्स को कैश रखने का हक क्या है नहीं, और वो कैश जो है वो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न में शो हुआ है कि मेरे पास कैश इन हैंड है। या इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को पेश करने की इजाज़त दी जाए, जो उन्हें नहीं दी जाएगी। ये पहला मेन यही था जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि 5 करोड़ 80 लाख के तोहफे उन्होंने बेचे और वो 2 करोड़ 10 लाख में ख़रीदे, और 3 करोड़ की रकम जो है वो जमा कराई। उनका बाकी 5 करोड़ जो है उसमें उसके वो कहाँ चले, बाकी 2 करोड़ 80 लाख कहाँ चले गए जो उन्होंने 3 करोड़ की जमा करवा दी। अगला साल आता है 2019-2020। इसमें उन्होंने कहा कि मुझे तकरीबन को 17 लाख रुपए की कुछ आइटम्स मिली जिनमें ऊद थी, खुशबू जो होती है ना, जो लोग सऊदी अरब गए हों या जो लोग दुबई अबू धाबी गए हों, कतर गए हों, अक्सर ऊद की बोतलें जो हैं वो तोहफे में आम लोग, मैं अभी दुबई गया था, मुझे भी तो दोस्तों ने तो 3 ऊद की बोतलें बड़ी महंगी महंगी तोहफे में दे दें, मोहब्बत करने वाले देते हैं। ये कहते हैं इमरान खान साहब कि मैं वो चूँकि इस्तेमाल नहीं करता था तो मैंने बांट दी। कहा इनको आपने शो क्यों नहीं किया। कहा कि वो 30 जून को गोशवारा मिलता है, मुझे मिलती गई, मैं देता गया। जिस दिन 30 जून आई मेरे पास कोई ऊद की बोतल नहीं थी। मामला यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद तीसरा साल आता है 2020-2021। उन्होंने कहा कि इसमें आपने कुछ 5 तोहफे जो लिए थे वो कौन से थे, इसकी तफसील के बजाय आपने प्रेशस आइटम्स लिखा है। अब प्रेशस आइटम जो है उसकी तफसील आपने उसके अंदर नहीं जमा कराई। सर बात है अगर प्रेशस आइटम लिखे गए तो उसकी तफसील तलब की जा सकती थी, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुला लेने दें ताकि मैं उसको
आपको बता दूं कि वो प्रेशियस आइटम कौन से थे। ये है वो टोटल केस जिसके अंदर एक जगह गलत बयानी की बात नहीं है। एक जगह सिर्फ एक केस बनता है कि आपने 5 करोड़ 80 लाख को बेचा और 3 करोड़ बैंक में क्यों जमा कराए और बाकी 2 करोड़ 80 लाख कहां जमा कराए, और ऊद के बोतलों की तोहफे जो किसको दिए गए वापस लौटा दिए गए। अब इस सूरत हाल में इमरान खान का साहब को जो सज़ा सुनाई गई है, इसके ऊपर इस सवाल पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर कचौके लगाता रहेगा कि जिसका जवाब नहीं होगा किसी के पास। आप सोचें कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर अगर एक आम चलते फिरते शख्स को भी ये कहा जाए कि तुम्हें एक शख्स ने तोहफा दिया और फिर तुम्हें कहा गया कि तुम इस तोहफे की कीमत हुकूमत ने इतनी जमा करा दो, तुमने जमा करवा दी और फिर उसके बाद तुमने इस तोहफे को बेच दिया, तो क्या तुम्हें इसको बेचने का इख्तियार था या नहीं? तो ये बुनियादी तौर पर जो केस है, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक खौफनाक हकीकत के तौर पर पहचाना जाता रहेगा। पाकिस्तान की तारीख तोशा खाने में अय्याशियों की तारीख है, घड़ियाँ लेने की तारीख है। वो सहाफ़ी जो रोलेक्स की घड़ियाँ लेकर बाहर निकलते थे, उनसे कभी आप तवक्को कर सकते हैं कि वो इमरान खान साहब के इस केस के अंदर उनका साथ देंगे? जिन्होंने मुस्तकिल वज़ीर आज़म के जहाज़ों में कभी इस मुल्क कभी किस मुल्क सफ़र किया, वो इसका साथ दे सकते हैं। अगर इस तरह के केस के अंदर पाकिस्तान में एक सियासतदान नाअहल होता है, तो फिर एक ब्यूरोक्रेट को भी नाअहल होना चाहिए कि उसने तोशा खाना जो था उससे तोहफ़ा लिया और बेच दिया। फिर एक साफ़ी को भी नाअहल होना चाहिए, फिर एक जर्नैल को भी नाअहल होना चाहिए। आइए फिर नाअहली की पूरी दास्तान रकम करें, इसलिए कि हम बुनियादी तौर पर एक नाअहल कौम हैं। हम वो कौम हैं कि जिनके सामने इंसाफ का कत्ल होता रहे हम खामोश रहते हैं। हम मुर्दा परस्त कौम हैं। हम सिर्फ मज़ार के ऊपर झंडा लगाकर सोग मनाते हैं, मज़ार में दफन होने वाले से इजहार यकजहती करते हुए उसका साथ नहीं देते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।